उस शाम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। दूसरी मंजिल पर वाक़ मेरी ख्वाबगाह में बहुत बड़ी खिड़की से टकराती बारिश का शोर, शीशों पर बहते पानी की बूंदें और हल्की सी ठंडक के माहौल में मैंने स्वेटर पहन ली। मैं यहाँ तनहा रहता हूँ क्योंकि मैंने शादी नहीं की और मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर फाइनेंस हूँ उसी की तरफ से ये शानदार रिहाइशगाह मिली हुई है। मैंने अपनी सहूलत के लिए एक मुलाजिम भी रखा हुआ है जो खाना भी बना लेता है और दूसरे काम भी करता है। इन सब आसाइशों के दरमियान मैं अपने आप को तन्हा ही समझता हूँ। मैं तन्हाई के भूत से अक्सर बातें करता रहता हूँ, मगर मेरे मुलाजिम और दोस्त समझते हैं मुझे खुद कलामी की आदत पड़ गई है। मैं खिड़की के पास खड़े होकर बारिश और नीचे नजर आने वाले बागीचे का नज़ारा कर रहा था कि मेरा मुलाजिम हल्की आवाज़ में दस्तक देकर अंदर आया और कहने लगा, मुश्ताक साहब आए हैं और कह रहे हैं उनको अचानक अपने गांव जाना पड़ गया है, इसलिए कुछ रकम उधार चाहिए। मैंने रकम पूछी और बाहर निकलकर मुश्ताक साहब को देकर रुखसत किया। अंदर आया तो मेरे मुलाजिम ने कहा, सर एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं होंगे? मैंने कहा पूछो। तो उसने कहा, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप उधार बहुत देते हैं और कभी वापस भी नहीं मांगते। अगर कोई वापस ना करे तो भी खामोश रहते हैं, ऐसा क्यों है? उधार तो वापस करने के लिए होता है। हाँ यार, वही तो कर रहा हूँ, अपने ऊपर वाजिबुल अदा कर्ज को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने खोए हुए लहजे में कहा, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन सा कर्ज सर? आपके ऊपर भी कोई कर्ज हो सकता है, दिल इस बात को नहीं मानता, उसने मुतहय्यर लहजे में कहा। मैंने कहा, हाँ यार, बस मुझ पर कुछ कर्ज है, इतना कि सारी जिंदगी भी उतारता रहूं तो भी नहीं उतर पाएगा। मैंने कहा तो मुलाजिम ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो और मुझे हमदर्दाना नज़रों से देखता हुआ बाहर निकल गया। वो गया तो मेरा जहन मुझे बरसों पीछे मेरे गांव ले गया। हर साल की तरह इस साल भी उस मनहूस मौका ने आना ही था और आ ही गया। जब हम स्कूल से अपने अपने नतीजे के कार्ड लेकर घर पहुंचे, हर साल की तरह नाज के नंबर मेरे नंबरों से 100-150 ज़्यादा ही थे। हर साल की तरह नाज की बाजी ने मेरी अम्मा के सामने मेरे नंबरों का सुनकर कहा, लड़के होते ही बेपरवाह है, वरना तेरा पुत्र मेरी नाज से कहीं ज्यादा ज़हीन है। ये सुनते ही नाज जेरे लब इतना थोड़ा सा मुस्कुराई कि सिर्फ मैं ही देख सका और नीचे देखते हुए हल्की आवाज़ में खुद कलामी की, लापरवाह। उसके ये अल्फाज मेरी अना को बड़ी ठेस पहुंचाते, पर मैं कर कुछ नहीं सकता था और मेरी इस बेबसी की कई वजूहात थीं। मेरा जेब खर्च अक्सर ख़त्म रहता था और उधार के बहाने मैं उससे कुछ ना कुछ हथिया लेता था और मेरा पक्का इरादा होता कि बड़े होने के बाद जब नौकरी करता तो पहली ही तनख्वाह में उसका उधार उसको वापस कर देता। कभी कभार जब कभी मर्जी का सालन ना पकने पर खाना खाने से इनकार करता, वो कभी कभार घर से अपनी गोश्त का या मछली पका हुआ सालन ले आती और सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं और वो शाम मेरे अब्बा से फ्री ट्यूशन एक साथ पढ़ते और उसकी एक छोटी सी शिकायत मेरे चेहरे पर बड़े बड़े नक्शो निगार बना सकती थी। हमारे घर भी साथ साथ थे और बरादरी करीबी रिश्तेदार भी था। उसके अब्बा और मेरे वालिद दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी थे। इसी तरह मेरी वालदा और उसकी बाजी सगी बहनों जैसा प्यार रखती थी। उसके और मेरे अब्बा ने अगले साल खूब दोस्ती निभाई। पहले मेरे अब्बा जान अचानक बीमार हुए और एक रात अल्लाह मियाँ के यहाँ चले गए। कुछ माह बाद उसके अब्बा भी एक हादसे में अचानक ही इंतकाल कर गए। 2-4 माह बाद ही हम दोनों खानदान की सारी खुशियाँ, सारी मुस्कुराहटें फीकी पड़ गईं। कभी आटे का मसला तो कभी घी नहीं, कभी कपड़ों तो कभी जूतों की रकम। मेरा जेब खर्च जो पहले ही उसके सहारे सांस ले रहा था, अब बिल्कुल ही दम तोड़ गया था। जिंदगी अगरचा खासी सख्त जां किस्म की शय है, मगर चुभने पे आए तो जिस्म में छेद कर देती है, दिलों में चीर लगा देती है। एक ज़रूरत ज़रा सी पूरी होती तो दूसरी सर उठा लेती है। कभी वो हमारी मदद कर देते, कभी हम उनकी। मैट्रिक के बाद उसे नंबरों की बुनियाद पर करीबी शहर के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में आसानी से दाखिला मिल गया, जबकि मुझे उसी शहर के प्राइवेट कॉलेज में महज इसलिए दाखिला मिल सका कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से वहाँ पढ़ने वालों की तादाद खासी कम थी।
जब सालाना इम्तहान करीब आए तो इम्तहानी फ़ीस का मुश्किल मरला आन पहुंचा। दोनों ख़ानदानों में तगोदो शुरू हो गई। वो सरकारी कॉलेज में थी तो उसकी फ़ीस की रकम भी खासी कम थी, जबकि मेरी फ़ीस उसकी फ़ीस के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा थी। उसकी बाजी ने तो वक्त से पहले ही उसकी फ़ीस की पूरी रकम का इंतज़ाम कर लिया, जबकि मेरी फ़ीस की रकम मेरी वालदा के बस से बाहर थी। एक रात मेरी वालदा ने मुझे पास बिठाकर अपनी सारी मजबूरियां मेरे सामने रखते हुए बताया कि उनके पास मेरे इम्तहान की फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे, जो सारी कोशिशों के बावजूद पूरे नहीं हुए। फिर बताया कि पुत्र, रब की मर्जी शायद यही है कि तू तालीम छोड़ दे। अम्मा ना भी बताती तो भी सब कुछ अयां था मेरे सामने। अगरचे मैं कोई शानदार तालिब इल्म नहीं था, न कभी तालीमी मैदान में किसी शानदार कारकर्दगी का हामिल, मगर जहां मुझे मेरी तालीम के खात्मे ने अंदर से तोड़ा, वहीं मुझे उस ख्याल ने भी हिला के रख दिया कि अब नाज तालीम जारी रखकर मुझसे न सिर्फ आगे निकल जाएगी, बल्कि मेरी और उसकी दुनियाओं के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। मैं सारी चौकड़ियाँ भूल गया और बस घर पड़ा रहता या खेतों में घूम फिर कर शाम कर लेता। 2-3 दिन गुजरे तो अम्मा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरी फ़ीस का इंतज़ाम हो गया है। मैं सुबह कॉलेज गया और फ़ीस जमा करवा दी और फिर पहली बार सब कुछ भूल कर इम्तिहान की तैयारी में जुट गया। मैं पास भी हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया, पर मुझे शहर के हॉस्टल में रहना पड़ा क्योंकि रोज़ाना घर आना जाना नामुमकिन था। इसी दौरान 2 बड़ी तब्दीलियां मेरी ज़िंदगी में आईं। एक तो नाज के बारे में पता चला कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है। सच तो ये है कि मुझे उसका बहुत दुख हुआ। वो बहुत ज़हीन, मेहनती और शानदार तालीमी रिकॉर्ड की हामिल थी। अब उससे मुलाकात कम ही हो पाती थी क्योंकि मैं हर हफ्ता गाँव नहीं जा सकता था। यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ पढ़ाई मुश्किल थी, बल्कि हर अच्छी यूनिवर्सिटी की तरह इस यूनिवर्सिटी में भी साल के आगाज़ में तलबा और तालबात में इनफरादी और ग्रुपों की सतह पर तालीमी मैदान में सबकत की बुनियाद पर मुकाबला शुरू हो गया। इसलिए अक्सर वीकेंड पर भी पढ़ाई और प्रेजेंटेशन बनाने में गुजर जाते थे। मैंने जी भर के मुकाबले किए और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े और फिर एक शानदार डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकला तो मुल्क की बहुत ही मशहूर अकाउंट एंड ऑडिट फर्म ने खुद ही मुझे इंटर्नशिप की पेशकश की और इंटर्नशिप की कामयाबी के बाद इसी फर्म में मुझे एक शानदार ओहदे की पेशकश हुई और आज मैं उसी फर्म में डायरेक्टर फाइनेंस हूँ। मेरी वालदा इस जहाँ से रुखसत हो गई हैं, इसलिए अब गाँव बहुत कम जाता हूँ। हाँ, जब बहुत साल पहले आखिरी बार मैं वालदा से मिला था तो कई दिन गांव में रहा था। नाज की शादी हो गई थी और किसी और शहर में रहती थी। एक रात बातों बातों में नाज का जिक्र भी आया तो पता चला कि उसका शोहर आदात का बहुत सख्त और कम पढ़ा लिखा था। कम आमदनी की वजह से उसके घर एक तनाव रहता है और वो नाज पर कभी कभार हाथ भी उठाता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ तो वालदा से कहा, काश नाज ने पढ़ाई ना छोड़ी होती तो उसकी शादी किसी बेहतर इंसान से मुमकिन होती। ये सुनते ही वालदा ने मुझे बहुत दुख भरी नज़र से देखते हुए पूछा, तुम्हें पता है आखिर नाज ने पढ़ाई छोड़ी क्यों? और ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों अम्मी, आप ही बता दें। फिर अम्मी ने जब मुझे बताया तो मुझे लगा मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक रही है और मैं किसी दरख्त के टूटे हुए पत्ते की तरह हवा में मुअल्लिक हो गया हूँ। अम्मी कह रही थी, तुम्हें याद तो होगा कॉलेज की इम्तहानी फ़ीस जो तुम्हारे पास नहीं थी, तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि तुम्हारी तालीम छुड़वा दूंगी। हाँ अम्मी, ये तो याद है। और अगले ही दिन आपने कहीं से मेरी फ़ीस का इंतज़ाम कर लिया था और मेरा दाखिला हो गया था। पुत्र, वो इंतज़ाम मैं नहीं कर सकी थी। नाज ने अपनी फीस के पैसों से तुम्हारी फीस के पैसे मुझे दे दिए थे और उसके पास अपनी फीस के पैसे नहीं बचे तो उसका दाखिला नहीं जा सका। शनाके की आवाज के साथ ही मेरे अंदर का बुत पाश पाश हो गया। मेरे अंदर का इंसान टूट के रेजा रेजा हो गया। अब मैं अपने आप से भी आंख नहीं मिला सकता। कोई भी कर्ज मांगे तो ना नहीं कह सकता, मगर वो कर्ज है कि उतरता ही नहीं है।